नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिविल केसेस की जजमेंट राइटिंग पर। मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने आपको यह बतलाया था कि किसी भी जजमेंट राइटिंग का, चाहे वो सिविल केस की जजमेंट राइटिंग हो या क्रिमिनल केस की जजमेंट राइटिंग हो, किसी भी जजमेंट के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला भाग जो है टाइटल पार्ट होता है, शीर्षक भाग होता है। सेकंड नंबर पर जो है उसका बॉडी पार्ट तैयार किया जाता है, उसका मिडिल पार्ट तैयार किया जाता है, और सबसे लास्ट में जो तीसरे नंबर पर होता है, जिसे हम ऑपरेटिव पार्ट बोलते हैं, प्रभावी भाग बोलते हैं। हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में सिविल केसेस का जो टाइटल पार्ट है, जो प्रथम भाग है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सिविल केसेस का जो मिडिल पार्ट होता है, जिसको हम बॉडी वाला पार्ट बोलते हैं, उसे कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेक्चर। मित्रों, सिविल केसेस की जजमेंट राइटिंग के मिडिल पार्ट में, जो कि मुख्य भाग होता है, बेसिकली आप समझें कि जो जजमेंट का मेन पार्ट जो होता है, यह मिडिल पार्ट ही होता है, क्योंकि इसी पार्ट के अंतर्गत जो है वाद प्रश्नों की विवेचना की जाती है। इसी पार्ट में जो है साक्ष्यों को जो है मार्शलिंग कर कर, उसका क्रमबंधन कर कर, उनका मूल्यांकन कर कर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसको हम बोले मिडिल पार्ट, ये पार्ट बेसिकली कई सारे पैराग्राफ, कई सारे जो है चीजों से मिलकर बनता है। अब यहां पर अध्ययन की दृष्टि से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इन पैराग्राफ्स को जो है 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, इनको 3 भागों में समझ सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 4 तक, जिसके अंतर्गत हम देखें कि जो प्रथम पैराग्राफ होता है उसमें मामले का संक्षिप्त में वर्णन होता है कि भाई ये जो मामला है ये किसके लिए तथ्यात्मक बात होती है। फिर इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होता है वह स्वीकृत तथ्यों का होता है कि भाई एडमिटेड फैक्ट क्या है। अभी इन सारी चीजों को हम बोर्ड पे भी देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझिएगा, फिर बोर्ड पे अपन चलते हैं। तो भाई सेकंड पैराग्राफ में जो है एडमिटेड फैक्ट लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ होता है, जिसमें जो वादी का वाद है वो संक्षिप्त में लिखा जाता है, ये भी फैक्चुअल है। और फिर इसके बाद हम देखें फोर्थ पैराग्राफ, जिसके अंतर्गत जो प्रतिवादी ने अपना जो उत्तर दिया है, जो अपना जवाब दावा पेश किया है, उसके अंतर्गत जो फैक्चुअल बातें होती है वह फोर्थ पैराग्राफ में आती हैं। तात्पर्य यह है कि पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 4 तक के पैराग्राफ जो है यह केवल फैक्चुअल पैराग्राफ है। तो इनको कैसे तैयार किया जाता है, इसको अभी हम देखते हैं। फिर इसके बाद जब हम देखें कि जो 5th पैराग्राफ होता है, इसको अगर हम मिडिल पार्ट को 3 भागों में बांट रहे हैं, तो सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो है हम पैराग्राफ नंबर 5 को रख सकते हैं, जिसमें हमें वाद प्रश्नों की विवेचना करनी है। अब यहां पर आप बात समझिएगा कि किसी भी मामले में जो वाद प्रश्नों की विवेचना होती है वह उसी प्रकार से है, जैसे कि अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उस बिल्डिंग की मजबूती या उस बिल्डिंग की स्थिरता जो है उसकी नींव पर टिकी होती है। उसी प्रकार से जो निर्णय होता है वह निर्णय कितना कह सकते हैं प्रबल है या कितना अच्छा निर्णय है, यह उसकी नींव पर निर्भर करता है। तो तात्पर्य यह है कि जो 5th पैराग्राफ है उसको जो हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही डीपली उसको देखना है कि भाई किस प्रकार से वाद प्रश्नों की विवेचना की जाती है, किस तरह से कौन कौन से वाद प्रश्न बनाए जाने चाहिए। तो ये जो सेकंड पार्ट के अंतर्गत देखेंगे। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा, जो कि हम मिडिल पार्ट के अंतर्गत जो थर्ड पार्ट में पैराग्राफ्स को देखेंगे, उसके अंतर्गत साक्ष्यों का जो क्रमबंधन है, जैसे कि वाद प्रश्न बना लिए, वाद प्रश्न बनाने में हर एक वाद प्रश्न को अपने को जो है डिस्कस करना होता है कि भाई इस वाद प्रश्न को साबित करने का भार इस व्यक्ति पर है, वादी पर, प्रतिवादी पर। इसके बाद जो है वादी ने यह कहा है, प्रतिवादी ने जो है यह कहा है, दोनों के साक्ष्य अपन ले लेंगे और उसके बाद जो है मूल्यांकन करेंगे साक्ष्यों का। तो ये जो है थर्ड पार्ट में आता है। तो यहां पर हम देखें कि जो मिडिल पार्ट है उसको 3 भागों में अध्ययन कर कर जो है इसको समझा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जब हमने सिविल केसेस के अंतर्गत हमने उसका टाइटल फ्रेम कर लिया, अब टाइटल फ्रेम करने के बाद जजमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। देखिए, टाइटल फ्रेम करने के संबंध में जो है हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में बहुत ही कह सकते हैं विस्तृत रूप में उसको आपको बतलाया था। अब यहां पर जब हमने टाइटल फ्रेम कर लिया है, अब
अब इसके बाद निर्णय आगे कैसे बढ़ेगा उसको हम देखते हैं। देखिएगा, टाइटल फ्रेम करने के बाद जब निर्णय शुरू करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं निर्णय की, भाई यहां से जो है निर्णय स्टार्ट हो रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको निर्णय लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो जजमेंट लिखिएगा और थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा आसपास, जैसे 2 बिंदी लगा दीजिए, कर दी तो एक डेकोरेशन है। तो ये आपने कर दिया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा कि जिस डेट को निर्णय लिखा जा रहा है उस डेट का उल्लेख आपको करना होता है। अब यहां पर बात समझिएगा कि एग्जाम में क्योंकि निर्णय की कोई डेट नहीं दी होती है, अब आपके समक्ष कंफ्यूजन ये होता है कि भाई इस जगह को हम क्या करें, इसमें कौन सी डेट डालें। तो बात समझिएगा कि इस जगह पर या तो आप डॉट डॉट करके जगह को खाली छोड़ देंगे या फिर एग्जामिनेशन की डेट भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहां पर हम देखें कि कैसे हम बनाएंगे इसको, जैसे कि आज दिनांक डॉट 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 को घोषित, मतलब ये जो निर्णय है ये इतनी दिनांक को घोषित किया जा रहा है, तो यहां पर हम ये लिखेंगे। इंग्लिश में देख लें, डिलीवर्ड ऑन जो भी डेट है हम उसको डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अब यहां पर बात को समझिएगा कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है जो इंग्लिश में जजमेंट लिख रहे हैं वो तो सिंपल से लिख सकते हैं डिलीवर्ड ऑन और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो कई बार क्या कर देते हैं कि जो घोषित की जगह जो है पारित लिख देते हैं, है ना, जैसे कि आज दिनांक डॉट डॉट को पारित। अब देखिएगा, पारित जो है यह एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, सही वर्ड तो घोषित ही है। कई जगह पे पारित जो है लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन आपको जो हमारी सलाह है वो यह है कि आप जो है घोषित शब्द का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये शब्द जो है यहां पर उपयुक्त शब्द है। तो इस प्रकार से जो है आपने डेट का उल्लेख कर दिया। अब हम आते हैं पैराग्राफ्स पर कि भाई पैराग्राफ कैसे तैयार होते हैं। देखिएगा कि जो पहला पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जिसके अंतर्गत वाद का संक्षिप्त प्रकार बताया जाता है कि भाई ये जो सूट है यह इसका किस फॉर्म का है, किस नेचर का है। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस पैराग्राफ को बनाने के लिए आपको जो है आपके पैराग्राफ में 3 बातें मुख्य होनी चाहिए। वादी ने प्रतिवादी से किस आधार पर क्या चाहा है, ये 3 बातों का उल्लेख अगर होगा समझना, वादी ने प्रतिवादी से किस आधार पर क्या अनुतोष चाहा है न्यायालय से, इसका उल्लेख जो है यहां पर मुख्य रूप से किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पर एक उदाहरण के रूप में बनाया है, वादी ने यह वाद प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित प्रॉमिसरी नोट के आधार पर 5 लाख रुपए की वसूली हेतु प्रस्तुत किया। मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो आगे निर्णय लिखा जाएगा यह किससे संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में मुख्य रूप से क्या क्या लिखना है और उसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा, पहले पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और दूसरा इसके अंतर्गत क्या क्या लिखा जाता है। उद्देश्य इतना सा होता है कि कोई भी व्यक्ति जब इस निर्णय को पढ़े तो उसे पहले पैराग्राफ में पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो निर्णय है यह किस बारे में, किसका लिए जो है यह लिखा जा रहा है। तो इसका उल्लेख यहां पर जो है यह इसका प्रकृति, इसके नेचर को समझना जरूरी है। फिर इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो अभी हमने आपको बताया कि भाई वादी ने प्रतिवादी से किस आधार पर, मतलब आधार भी लिखना होगा कि इस आधार पर यह अनुतोष चाहे, तो ये जो है आपको जो है यहां पर उल्लेख करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये आ जाता है। इंग्लिश में भी देख ले, द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द प्रेजेंट सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹5 लाख बेस्ड ऑन प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट इन हिज फेवर, है ना। वादी ने प्रतिवादी से प्रॉमिसरी नोट के आधार पर 5 लाख रुपए की जो है रिकवरी चाहिए कि न्यायालय जो है ये वसूल करवा दे। अब यहां पर जो है, अब आपसे एक प्रश्न है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ बनाया, इस फर्स्ट पैराग्राफ से किस नेचर का सूट प्रतीत होता है। जैसे कि हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में आपको बताया था कि भाई ये 2 प्रकार के सूट होते हैं, ए सूट होता है, बी सूट होता है। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने यहां पर बनाया, यह ए सूट के अंतर्गत आएगा या बी सूट के अंतर्गत आएगा, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। जो भी लोग सही बताएंगे उनको टोकरा भर भर के शुभकामनाएं दी जाएंगी, उनको धन्यवाद दिया जाएगा, और जो नहीं बता पाएंगे उनको जो है ज्ञान से भरकर टोकरा दिया जाएगा कि भाई इसमें ये चीज है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है इसका हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ये बात होगी फर्स्ट पैराग्राफ की। अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ, जो कि स्वीकृत तथ्यों का है, एडमिटेड फैक्ट्स का है।
अब यहां पर आप इस बात को भी समझिएगा कि स्वीकृत तथ्य जो है मामले में वादी और प्रतिवादी में जो भी स्वीकृत बातें हैं उनका उल्लेख होता है, लेकिन एक मामले में कई सारे स्वीकृत तथ्य हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कौन से स्वीकृत तथ्य लिखे जाने, देखिए जितने भी स्वीकृत तथ्य सबको यहां उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हीं स्वीकृत तथ्यों को लिखा जाना यहां पर जरूरत है जिन तथ्यों से आगे जो निर्णय लिखा जा रहा है उसमें उसका सुविधाजनक या उसके लिए उपयोगी है। अन्य स्वीकृत तथ्य जो कि मामले से संबंधित नहीं है लेकिन स्वीकृत है, उनको जो है यहां पर नहीं लिखा जाता है ना। तो ये तो बात हुई स्वीकृत तथ्यों की। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए मामले में कोई ऐसे स्वीकृत तथ्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस पैराग्राफ को बनाना आवश्यक नहीं है। आप जो है इस पैराग्राफ को कई जो है क्या कर देते हैं, कैंडिडेट जो है ये लिख देते हैं कि मामले में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है, ऐसा लिखकर सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर मामले में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है अगला जो पैराग्राफ है उस पर आ जाएंगे। मतलब कि नंबरिंग कैसे चलेगी, नंबरिंग तो फर्स्ट पैराग्राफ की यही होगी और सेकंड पैराग्राफ में क्योंकि स्वीकृत तथ्य नहीं है तो सेकंड पैराग्राफ की जगह ये जो थर्ड वाला पैराग्राफ है यही सेकंड पैराग्राफ बन जाएगा। अब इसमें क्या आप बताते हैं, थर्ड पैराग्राफ में जो है वादी का वाद संक्षिप्त में लिखा जाता है कि जो प्लेंटिफ है उसका केस क्या है, उसका समराइज वे में जो है आपको लिखना होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि समराइज वे में आपको लिखना है, लेकिन इस प्रकार से लिखना है कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटे ना और जो समराइज वे में सब कुछ बातें आ जाए। तो इस प्रकार से जो है आपको वादी का संक्षिप्त जो भी वाद है उसका उल्लेख जो है यहां पर थर्ड पैराग्राफ में करेंगे। अब इस बात को भी समझिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में जो है वादी का संक्षिप्त वाद कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि ये पैराग्राफ, देखिए एक सिंपल सी बात है कि जो जजमेंट लिखा जाता है उसमें जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिएगा बड़े ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं बनाने चाहिए। यहां पर ये सलाह दी जाती है आपको कि आप जो पैराग्राफ बनाए वो पैराग्राफ जो है आपका जो पेज है उसका 70% पर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ज्यादा लेंथी आप पैराग्राफ नहीं करें। अब इसी के साथ साथ हम ये देखें कि भाई थर्ड पैराग्राफ में संक्षिप्त समरी जो है केस की आ गई कि भाई वादी ने जो है क्या कहा है अपने वाद पत्र में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है, फोर्थ पैराग्राफ होता है, जिसमें प्रतिवादी के लिखित कथन जो है उनका संक्षिप्त में उल्लेख होता है, समराइज रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। तो इनका उल्लेख यहां पर होगा। यहां पर भी वही बात है कि भाई एक पैराग्राफ में अगर सिमट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक से अधिक पैराग्राफ लिखने हो या सब जो है मटेरियल इतना हो कि एक पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप जो है सब्जेक्ट मैटर को जहां पर चेंज हो रहा हो वहां पर जो है आप पैराग्राफ को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से लेकर पैराग्राफ नंबर 4 तक के पैराग्राफ को इस तरह से अरेंज किया जाता है। यह यहां पर केवल फैक्चुअल चीजें ही उल्लेखित की जाती हैं। तो ये तो हुई बात 4th पैराग्राफ की। अब हम आते हैं 5th पैराग्राफ में। बेसिक वैसे तो आपको बताएं कि वाद प्रश्नों के संबंध में, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के संबंध में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें स्पेशली हम जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पर ही चर्चा करेंगे और उसके ऊपर ही आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार के फ्रेमिंग जो है इश्यूज बनते हैं और किस तरह से उनको फ्रेम किया जाता है, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। तो ये जो है 5th पैराग्राफ के अंतर्गत हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आपको इतना बता दें कि जब ये 5th पैराग्राफ तैयार किया जाता है तो उसकी हेडिंग क्या होती है, किस प्रकार से 5th पैराग्राफ तैयार किया जाता है। देखिए सामान्यतः जो है कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि इस प्रकार से लिख देते हैं कि मामले में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है तथा उनका निष्कर्ष जो है सामने उल्लिखित किया गया। इस प्रकार से एक लाइन में भी लिख देते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है हेडिंग बनाने का, तो समझिएगा उभय पक्षों के अभिवचनों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, मतलब कि जो दोनों पार्टीज हैं उनके अभिवचनों को जो है न्यायालय ने देखा है, इसके बाद जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनको जो है न्यायालय ने देखा है और इसके आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए गए जिस पर मेरे निष्कर्ष मतलब जो न्यायालय निर्णय लिख रहा है, मेरे कारण सहित निष्कर्ष निम्नानुसार हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको 5th पैराग्राफ की ये हेडिंग आपको बनानी चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग
ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज की प्लीडिंग के बेसिस पर, एंड द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय देम, और उनके जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं उनके आधार पर, द फॉलोइंग इश्यूज हैज बीन फ्रेम्ड इन द केस ऑन विच द फाइंडिंग along with my reasoning are as follows। तो इस प्रकार से जो है आप फिफ्थ पैराग्राफ का हेडिंग आप इस तरह बनाएंगे। फिर इसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ बनता कैसे, तो सिंपल सी बात है, हेडिंग आपने डाल ली, फिर जो है 3 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले कॉलम में जो है नंबरिंग की जाती है कि भाई जो है वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 के लिए वो छोटा सा पैराग्राफ होता है। फिर इसके बाद मिडिल में इश्यूज जो फ्रेम किए जाने वो इश्यूज होते हैं। तीसरा जो कह सकते हैं पार्ट होता है, पैराग्राफ नहीं पार्ट जो होता है, उसके अंतर्गत जो भी फाइंडिंग आई है कि भाई इस इश्यू पर जो है न्यायालय की फाइंडिंग क्या है, वो जो है संक्षिप्त में वहां पर वर्णित की जाती है। तो इस प्रकार से जो है 3 जो है कह सकते हैं कॉलम जो है यहां पर तैयार किए जाते हैं फिफ्थ पैराग्राफ के अंतर्गत। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है सिविल केसेस की जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत जो मिडिल पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पैराग्राफ्स होते हैं, उन पैराग्राफ्सों में से पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 4 तक के पैराग्राफ्स को देखा। इसी के साथ साथ जो फिफ्थ पैराग्राफ होता है जिसमें इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, इस पर डिटेल से चर्चा जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है इसकी हेडिंग कैसे बनती है इसको आपको बतलाया। अब यहां पर आप बात समझिएगा कि जो कुछ भी हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में डिलीवर किया है, ये जो है एमपी सिविल कोड रूल्स 1961 के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमने आपको यहां पर डिलीवर किया है। और यहां पर मेंशन भी किया हुआ देखिएगा कि रूल 154 सब रूल 3, ये जो रूल 154 सब रूल 3 है यह एमपी सिविल कोड के जो नियम है, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग है। तो आप इनसे कंफ्यूज ना होइएगा कि भाई ये रूल्स क्या लिखे हुए हैं। ये रूल्स जो है किस रूल्स के अंतर्गत ये पैराग्राफ निर्मित होगा, किस रूल्स के अंतर्गत ये पैराग्राफ निर्मित होगा, इसका उल्लेख यहां पर किया गया है। तो इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ समस्या है, कुछ आप डाउट में है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।